देखो यार, ऐसे करने जाओगे ना तुम, शहनाई बजाई और ये बजाई, तो पार नहीं पटेगी। तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं। अरे हर एग्जाम में आते हैं, बढ़िया से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे क्वेश्चन दो तीन आएंगे, एक नहीं आएगा, या हो सकता है चार पांच भी हों, जो कि तुमसे नहीं, वो किसी से भी नहीं होंगे। यार क्या, उनको भी नहीं आता? यार मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन ये देखो कि अब आज टाइम मिलेगा ना, तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए बता नहीं पाया, लेकिन ये बताऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे अटेम्प्ट करना है। एक्चुअली है ना, मैंने 2012 का एसएससी दिया था। उस वक्त मैं एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था, मुझे डिफेंस में जाना था। मैंने एसएससी, मुझे पता भी नहीं था कि एसएससी क्या होता है। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने मेरा फॉर्म भर दिया कि यार दे, अच्छा दोस्त था, उसकी बात मैं टाल नहीं सकता था। उसने मेरा फॉर्म भर दिया। वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, मैं जस्ट कॉलेज से पास आउट हुआ था। एक इंजीनियर, तुम्हें पता है कॉलेज से पास आउट होने के बाद में कितना कंफ्यूज होता है। नहीं नहीं, नॉर्मल यार, पूर्णिमा कॉलेज, अपन बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है। तुम्हारे जैसे ही बोलो ना, बस तुम बेंच के इस तरफ हो, मैं बेंच के उस तरफ हूँ, और वो जो तुम जर्नी फॉलो कर रहे हो वही जर्नी फॉलो मैंने करी है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मुझे उस वक्त है ना एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बस मुझे ये पता था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, बस इतना सा पता था मेरे को, कि बस। और सोचो, मेरे फ्रेंड ने जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था, उसका एसएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला, और मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से निकल गया। मतलब ऐसा है कि 20-25 नंबर कट ऑफ से ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने है ना वो क्वेश्चन तुरंत छोड़ दिए देखते ही, जो मुझे लग रहा था कि ये मुझे या तो नहीं आते हैं, या मुझे इनको करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। और मेरे दोस्त ने रीजनिंग कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लगा दिया। वो रीजनिंग की कोच क्लास ले चुका था, इमोशनल हो चुका था उसके बारे में बहुत ज्यादा, और उसने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटे लगा दिए। अब सोचो, 1.5 घंटे उसने उसमें लगा दिए, तो कैसे कट ऑफ क्लियर होगी? तो सबसे पहली बात तो पेपर में तुमको ये समझना है, अब तुम सब लोग कुछ ना कुछ पेपर दोगे और उसमें मल्टीपल सेक्शंस आते हैं। तुम्हें ना पेपर को ना 3 भागों में बांट लेना चाहिए। 3 भागों, मेरी नजर में देखो, मैं इसको लिखो मत, इस चीज को लिखो मत, ये तुम्हारे छप जाना चाहिए, फिर घर पे आराम से तसल्ली से लिखना। एक बार कुछ ब्लैंक सा दे दो ना, नोट से ना, हाँ ठीक है, नोट से, हाँ। देखो, तीन एग्जाम अगर तुम जब देने जा रहे हो ना, तो पेपर, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो तुम। और ये एसएससी के लिए नहीं, हर पेपर के लिए, जो भी एग्जाम तुम देने जा रहे हो, चाहे तुम मॉक दे रहे हो ना, इसको 3 भागों में बांट लिया करो, सारे सेक्शन को, सबको। जैसे तुम मैथ्स पे गए, तो पहला जो तुम्हारा फर्स्ट गो होना चाहिए ना, फर्स्ट जिसमें तुम एग्जाम में गए और पेपर देने चालू किया, तुमने स्टार्ट किया, तो तुमने क्वेश्चन देखा, मानो फर्स्ट क्वेश्चन देखा तुमने, पहला क्वेश्चन, और तुमने देखा यार ये ना प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार किए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा आसानी से। कैसे कर दूंगा? आसानी से। तो वो क्वेश्चन तुमको करना है यहां पर, इसको आसानी से। और मतलब तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है इस पे, तुमने ऐसे क्वेश्चन कर भी रखे हैं और तुम इसको आसानी से कर दोगे, ये तुम्हें कॉन्फिडेंस भी है। तो तुम इस पार्ट को सबसे पहले करोगे, ऐसे क्वेश्चन को। अब मानो तुमने दूसरा क्वेश्चन था वो भी इस तरीके का था, तो वो भी तुमने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन पे तुम आए और तुमने देखा यार ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, लग तो आसान रहा है लेकिन मैंने इसको कभी देखा नहीं है। कैसा? देखा ही नहीं, लेकिन आसान लग रहा है। कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है। तो तुम इसको क्या करोगे, इसको तुम छोड़ोगे और इसका तुम एक साइन बना दोगे, सर्कल, अगर पेपर वैसे है तो। और अगर ऑनलाइन है तो वो जो ग्रीन सिग्नल होता है, कुछ ऐसा होता है ना, क्योंकि मैंने देखो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया आज तक कभी, मतलब है ना, ऑरेंज जो भी मार्क होता है तुम एक मार्क कर दोगे जिसको तुमने देखा नहीं है लेकिन तुम्हें लग रहा है कि आसान है। तुम फोर्थ क्वेश्चन पे गए, वो भी ऐसा ही था। तुम फिफ्थ क्वेश्चन पर आए और तुमने देखा यार ये क्वेश्चन आया है, यार ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया, और ज्योमेट्री मुझे नहीं आती है, मेरे को नहीं आती, और इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो तुमको इस क्वेश्चन को अब क्या करना है, इसको थर्ड कैटेगरी में लाना है। अब अगर तुम पेन पेपर वाला एग्जाम दे रहे हो तो इसको एक स्क्वायर के अंदर डाल दो उसके, और अगर वैसे दे रहे हो तो इसको छोड़ दो, इस पर कोई सिग्नल ही मत दो,
मतलब ऑरेंज ऑरेंज कुछ, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा यार इसको मेरे को देखना ही नहीं है। अब तुम मानो 6 क्वेश्चन पर आए, ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तुम 7th पर आए और इसका था, तुमने कर दिया अटेम्प्ट और चल गए। ऐसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, इस तरीके से तुम मॉक दिया करो। दोबारा समझाता हूं मैं, पेपर अटेम्प्ट करने की एक, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने यूज किया और जो मेरे दोस्तों ने और जो जिन लोगों को मैं जानता हूं जो सक्सेसफुली इन चीजों से हुए, वो जनरली पूरे एग्जाम को 3 भागों में बांट लेते हैं। जैसे तुम पेपर अटेम्प्ट करने गए, पहला रीजनिंग का सेक्शन है, तुम पहले क्वेश्चन पर आए, तुमने क्वेश्चन देखा यार ये तो डाइस का क्वेश्चन है, डाइस मेरे को बहुत अच्छे से आता है, आसानी से लगाऊंगा, 30 सेकंड लगाऊंगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। कितना? जनरली देखो, अगर कोई क्वेश्चन 30 से और 50 सेकंड के बीच में हो रहा है ना, वो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। कोई 50 सेकंड से लेकर और लगभग 70-80 सेकंड ले लेता है, मानो 80 सेकंड ले लेता है, वो पेपर आता है। और यहाँ पे, और ये लगभग तुम ऐसा मान लो जो 120 सेकंड लेता है, मतलब 2 मिनट ले लेगा ये, वो आएगा इसमें। तुम पेपर देने गए, तुमने देखा डाइस है, डाइस तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें लग रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टाइम दूंगा ये क्वेश्चन यही अटेम्प्ट हो जाएगा, वो आएगा तुम्हारा ये वाला। कैसा? आसानी से देखा हुआ है, तुम्हारा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में, वो आएगा तुम्हारा द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट नंबर की। 30 से 40 क्वेश्चन में हो जाएगा। हड़बड़ी मत करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, आसान होगा तो ऐसे जंप मत कर देना, आसानी से पढ़ोगे, अटेम्प्ट करोगे, हो जाएगा। सेकंड, मानो तुम सेकंड में आए, तुमने बोला यार आज तक देखा नहीं है, लेकिन अपेरेंटली मुझे ये बड़ा आसान सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मानो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने ऐसे कुछ क्वेश्चन बना दिया कि एक बंदा पहले राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है, फिर वहां से कुछ सामान उठाता है उसको, मतलब एकदम लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन तुम पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको किस में दो? सेकंड कैटेगरी में। अगर पेन पेपर वाला है तो उसको सर्कल बना दो, और अगर ऑनलाइन है तो उसको ऑरेंज, जो तुम बता रहे हो ना, ऑरेंज कलर कर दो, वो वाला मार्क कर दो उसको। अब तुमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा, कुछ 5वें छठे पर कुछ तुम्हारा क्वेश्चन आया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा और तुमको यह पढ़ा हुआ है तो भी तुमको लगता है कि ये मुश्किल है, क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन भी बहुत बड़ा, और लग रहा है यार ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जाएगा इसको करूंगा, तो उसको थर्ड कैटेगरी में। कैसी कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी। पेन पेपर यूज करते हो तो स्क्वायर बना दो, और अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो उसको कोई सिग्नल साइन मत दो, वो उसका अपना साइन हो गया। अब तुमको क्या करना है, पूरे पेपर में, तुमको पूरे पेपर में पहले ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कौन से वाले? फर्स्ट वाले। सारा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश, जितने भी सेक्शन है उसमें पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? फर्स्ट कैटेगरी वाले, आसानी से होने वाले। कौन से वाले? जो आसानी से हो गए। तुम ये देखोगे अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है ना, तो लगभग पूरे पेपर के 40 से 50% क्वेश्चन तुम इसमें अटेम्प्ट कर दोगे, बड़ी आसानी से कर दोगे। और यहां तुम्हारा हो जाएगा, दिमाग भी गर्म हो चुका होगा, मशीन चल चुकी होगी दिमाग की, तुम थोड़े कूल भी हो चुके, क्योंकि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? 40 से 50% आराम से कर दिए होंगे तुमने। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर ही कि यार मैं पेपर कर रहा हूं और हो रहा है पेपर। और तुमने सबसे बड़ी बात क्या करी, तुमने समय खराब नहीं किया। कैसे क्वेश्चन पर? ऐसे क्वेश्चन पर और ऐसे क्वेश्चन पर तुमने समय खराब नहीं किया है, तुम्हारे पास अभी टाइम बचा है। अब तुम अपना ध्यान और अपना पूरा एफर्ट किस पे लगाओगे? ऐसे वालों पे। तुमने मार्क कर रखा है, या तो इससे मार्क कर रखा है या ऑरेंज कलर से मार्क कर रखा है, और सिर्फ यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, इस पे नहीं समय खराब करोगे। अभी कौन से क्वेश्चन करोगे? ये क्वेश्चन। और तुम पाओगे कि लगभग लगभग 30% है ना, तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन होंगे। तैयारी जिसकी भी होती है ना, वो लगभग इसके 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और लगभग तुम्हारे 20% क्वेश्चन इसके होते हैं। अब तुम सोचो कि तुमने ये किया, यहां तक कर लिया अटेम्प्ट, ये पार्ट अटेम्प्ट कर चुके हो तुम। अब तुम्हारे को दिख रहा है कि तुम्हारे 20% क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन समय ही बहुत कम बचा है। अब कितना समय? बहुत कम बचा है। अब ये क्या है? भागते चोर की लंगूटी जैसा है। जितने क्वेश्चन हो जाए ना, इसमें से तुमसे जितने क्वेश्चन हो जाए उतने सही है। पेपर तो तुम कट ऑफ तो क्लियर कर चुके हो, कट ऑफ तो तुम यही क्लियर कर चुके इजीली, अच्छी खासी। अगर तुमने ये ट्रिक अपनाओगे ना, तुम मॉक में अपना के देखना, किसी भी मॉक में तुम कट ऑफ से ऊपर आ चुके हो। अगर तैयारी तुम्हारी बिल्कुल भी सही है ना, जैसे तुमने रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश का पेपर ऐसे अटेम्प्ट करके देखना, तुम इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर करते हुए पाओगे अपने आप को। तुमको जी ऐसे एक बार करके देखना तुम। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन पिक करना है। सिर्फ कितने मिनट तक एक क्वेश्चन को करना है? मैक्सिमम 2 मिनट तक। अगर इसका कोई क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं हो रहा है, मतलब वो तुमसे नहीं होगा रियल टाइम पे,
ये मान लो तुम कि एग्जाम टाइम पे तुमसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, अपने आप को ये भरोसा दिलाओ। एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन करने का नहीं होता, क्वेश्चन छोड़ने का भी होता है। शहनाई बजाने वाले को ढूंढने लगे वहां, तो खुद की शहनाइयां बज जाएंगी। समझ रहे हो? ये नहीं करना है हमको, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो कि सब करेंगे। समझ रहे हो? यार 20 लोगों में से एक लड़का मिला, उसने तुक्का लगा दिया ऐसे ही शहनाई वाले पे, और बोला नहीं यार मैंने तो पढ़ा था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये पढ़ाता होगा कि किसने कहा पहली बार शहनाई बजाई। कोई पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ाता यार। उसने तुक्का लगाया, उसका ठीक हो गया, अब तुम उसको लेके परेशान हो रहे हो, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था यार, उसने पढ़ा था ठीक कर दिया। अरे भाई सिर्फ तुक्का लगाया वो, उसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी थी, उसके फेवर में आ गई, खेल हो गया खेल। लेकिन ऐसे नहीं, हमें वो क्वेश्चन करने हैं। मानो किसी ने तुमसे पूछ लिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया यार, मतलब कुछ भी, समुद्रगुप्त के बारे में पूछ लिया, किसी ने तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ लिया, हिस्ट्री की बात चल रही है, अगर तुम्हारी इकोनॉमी की बात चल रही है और किसी ने तुमसे सीआरआर पूछ लिया, एसएलआर पूछ लिया और वो तुम गलत कर रहे हो, तो चिंता का विषय है। क्योंकि लगभग हर पढ़ने वाला बच्चा उस क्वेश्चन को ठीक करेगा, और तुम जैसे जैसे ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, तुम जो फ्रे है उससे बाहर होते जाओगे, जिनका लॉट है ना जो क्लियर हो रहा है उससे बाहर होते जाओगे। हमेशा वो क्वेश्चन जरूर करने हैं जो कि इन दो कैटेगरीज में आते हैं। ये सुन लो, अगर तुमने पेपर अटेम्प्ट करा और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद तुम ये बोलते हुए पाए जाते हो यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, ये मैं इससे पहुंचा ही नहीं इस तक, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी स्ट्रेटेजी में कमी है। हर क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, इतना टाइम हर एग्जाम में होता है, इतना टाइम हर एग्जाम में होता है जितना कि तुम हर क्वेश्चन को अपनी नजर से लगा सको। अगर एक हलवा क्वेश्चन नहीं होते, कुछ हलवा क्वेश्चन, अरे यार तू देख भी लेता तो मैं 10 सेकंड में कर देता। अगर वो तुम नहीं गए हो तो ये देखो तुम्हारी गलती है, इसमें टीचर की गलती नहीं है। तुम्हें एग्जाम में इमोशनल नहीं होना है। मैंने कल क्या बताया था, जैसे तुम्हें लगे इमोशंस आ रहे हैं क्या बोलना है, कंट्रोल शेट्टी, कंट्रोल। इमोशंस पे हावी नहीं होने देना है, कंट्रोल करना है अपने आप को कि भाई मेरे को ये पहले नहीं, तुम दूसरा क्वेश्चन ये मिल गया और इसमें तुमने 2 मिनट खराब कर दिया, 4 मिनट खराब कर दिए, हाथ पैर फूल जाएंगे वहां पे। देखा है कभी ऐसा? अगर पहले 2-4 क्वेश्चन को टफ आ जाता है और हम उस पर झूल जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर तुम्हें ये क्वेश्चन भी ना इस कैटेगरी का लगने लग जाएगा। तो समझ गए बात? कैसे करोगे, 3 कैटेगरी में बांटोगे आसानी से होने वाला, एक जो कभी देखा नहीं है लेकिन करूंगा तो हो जाएगा, और एक नहीं यार इसमें थोड़ा समय लगेगा। हर सेक्शन को इन 3 भागों में डिवाइड करते हुए पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले भाग में लगभग तैयारी करने के बाद तुम्हारे 40 से 50% हो जाएंगे, इसमें लगभग 30% और लगभग 20% इसमें। एक जिसकी भी मिडिवल तैयारी है जो पहुंच गया वो ऐसे बांट लेगा, ठीक है। और इंडिविजुअल सेक्शन थोड़ा वेरी कर सकता है, मानो कोई तैयारी की शुरुआत में ही है तो उसका बेचारे का यहाँ 20% ही होगा, तो घबराना मत, आप आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े। अब जिसका ही पेपर हो ना वो एक बार बता देना मुझको कि अगर मैं कल 1-2 दिन में अगर किसी का एसएससी का प्रीलिम्स हो या कुछ हो, तो एक बार अपन एसएससी ओरिएंटेड एक बार और देख लेंगे, ठीक है। बता देना। आ जाओ अपनी पीडीएफ पे आ जाओ, चालू करते हैं। हाँ, तारागिरी हम पढ़ चुके थे, आप पहली बार क्लास ले रहे हैं दोनों, ठीक है। देखिए है ना, हम कुछ क्लास ले चुके हैं इससे पहले, 3 क्लासेस होगी ना हमारी, जिसमें हमने अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स कर लिए, सितंबर मंथ की कुछ 20% 25% कर चुके हैं, लगभग 75% है। लेकिन आपने जब जागो तभी सवेरा है, आज से आप जागे हो, आज से आया हो, तो हम नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल करंट अफेयर्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे पीछे से लिंक होता है, अगर कुछ भी लिंक आएगा तो मैं दोबारा बताता हूँ ना, बताता हूँ, याद हो जाता है ना। यहाँ पे कोई ये समस्या हो ना किसी को कि याद नहीं हो रहा, तो बताना भाई, है ना, याद करना है अपने को अच्छे से। अरे यार एक इसमें एक रह गई थी अपनी, हाँ ब्रह्मोस रह गया था अपना। हाँ यार ये ना ब्रह्मोस मिसाइल जानते हो क्या? सुना है कभी नाम ब्रह्मोस मिसाइल का? नाम सुना है? यार ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है ना, यह एक ना एक तरीके की, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, एक ऐसी शानदार मिसाइल है इंडिया की, और किसके ज्वाइंट वेंचर से बनी है, इंडिया और रशिया। देखो ये पढ़ते नहीं लेकिन बैठे बैठे इनको आ गया, ठीक है ना। तो इंडिया और रशिया ने एक जॉइंट कोलैबोरेशन किया और एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाई। अब देखो जो ब्रह्मोस है ना, वो खुद उसके नाम में ही है ना, 2 नदियों के नाम है। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ देखो, दूस की है ना, एक तो अपनी ब्रह्मपुत्र है, हाँ ये वाला दे दो,
नहीं आया क्या? ये तुम्हें पता है ब्रह्मपुत्र अपनी एक नदी है, और उनकी कोई कॉस्मोस रिवर ऐसे कुछ, ऐसे कोई रिवर है ना। ये दो रिवर्स के नाम पे रशिया और इंडिया ने एक जॉइंट कोलेबोरेशन किया है, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है ना यार, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है ना, दो याद रखने, एक तो सरफेस टू सरफेस जाती है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा, तुमको रटना नहीं पड़ेगा। देखो क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो इलिप्टिकल पाथ यूज करती है, ऐसे वाला, यहां से छोड़ा, जैसे अपन क्रिकेट में शॉट मारते हैं, नीचे से जाता है और यूं बना के एक पूरा बना के वापिस जाता है। ठीक है क्या? अरे हाँ हाँ भाई भाई आ जाओ। अरे स्कूल वाला नहीं है यार, मस्त आओ मस्त, ज्ञान बट रहा है। आगे आ जाओ लेकिन यार। अरे नहीं यार आ जाओ, क्यों यार जोर दे रहे हो आंखों पे, आ जाओ। तो देखो, यहां सरफेस से स्टार्ट हुआ और इस सरफेस पे आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है ना, तो तुम्हें याद रखना कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस अभी तक। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को ये लोग सुखोई में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सुखोई वर्जन ला रहे हैं, जो कि जो हमारा सुखोई फाइटर जेट है उसमें भी इसको फिट हो सके, कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, ये सरफेस टू सरफेस। अभी ये चार जगहों से छोड़ा जा सकता है। एक, कोई सरफेस पे मानो इंडियन आर्मी का कोई स्टेशन है, वहां से पाकिस्तान आर्मी, चाइना, एक वो हो गया। एक इंडियन को नेवल शिप है, हमारा कोई नेवल शिप है, उससे दूसरे किसी नेवल शिप पे इसको कर सकते हैं। तीसरा, जैसे कि हम इंडियन आर्मी का ही कोई एक स्टेशन है और उसमें हमने लेके गए कैनिस्टर से और वहां लाया और वहां पे छोड़ दी, ऐसे तीन जगह हो गई। अब चौथा क्या है, फाइटर जेट से नीचे, वो ट्राई कर रहे हैं, अभी हो जाएगा, अभी उस पर काम चल रहे हैं ना। और कुछ क्या है तुमको बता दिया किस किस की है, इंडिया और रशिया की, ब्रह्मोस का। और देखो इसमें कुछ और है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एक तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी सी, थोड़े दिनों पहले शायद तुमने पढ़ी होगी, लास्ट ईयर की बात है, हाँ 2021 की बात है। नासा से, नासा तो अमेरिका की एजेंसी है। स्पेस स्टेशन, हाँ हाँ, अब देखो क्या है, इससे पहले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ना, वो पांच देशों ने मिलकर बनाया था। ठीक है ना, देखो रशिया हट रहा है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो था ना, उसकी लाइफ थी, वो लाइफ ही खत्म हो रही है, उसके कुछ 2-3 साल बचे। सब अपनी कंट्री अपना अपना स्पेस स्टेशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, तुम्हें पता है चाइना कर रहा है ना, इंडिया भी सोच रहा है, अभी हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन इंडिया भी सोच रहा है, सब बना रहे हैं। रशिया भी बना लेगा, अमेरिका से अब उसकी बनती कम है। ठीक है, अब देखो तुम्हें ना कुछ एक बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ, तुम्हें उससे ब्रह्मोस याद रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल है ना, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल की स्टेशन था यहाँ पे जोधपुर में, इसको स्टेशन कर रखा है इन्होंने इंडियन आर्मी के बेस पे। और क्या, और क्या हुआ ना कि वैसे तो इसमें कुछ भी वॉरहेड हम डाल सकते हैं, इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, सब डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अभी इनको खाली रख रखा है, ऐसे नहीं भर के रख दें, जैसे रिवॉल्वर होती है ना, उसको लोड नहीं रखते ना, इसको खाली रख रखा। लेकिन ये ना कुछ इसमें कुछ काम कर रहे थे, और गलती से क्या हो, इंडियन एयरफोर्स के दो पायलट्स ने गलती से कुछ ऐसा ट्रिगर कर दिया कि दो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हो गई। तो एक तो रुक गई और दूसरी लॉन्च होके पाकिस्तान चली गई, और पाकिस्तान में वो जाके हिट कर दी उसने, लेकिन एक ऐसे खाली जगह पे हिट की थी। लेकिन सोचो फिर भी इंडिया से कोई मिसाइल आ रही और पाकिस्तान जा रही, तो एक मुद्दा बन सकता था। लेकिन उसी वक्त जो डीजीएमओ होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ से बात करी, बोला एक तो आप घबराओ मत, ये खाली है। रियल टाइम पे सोचो, रियल टाइम पे बात कर ली कि ये खाली है और गलती से हुआ है, ऐसा हुआ। और फाइनली अभी डिफेंस मिनिस्टर ने उन दोनों ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया। तो अब तुम्हें ब्रह्मोस याद रहेगा ऐसे। अब देखो इतनी बड़ी बात हो गई ब्रह्मोस पे, तो अब ब्रह्मोस कभी भी आ सकता है पेपर में, समझ रहे हो, ये करंट है, उसका स्टैटिक कभी भी आ सकता है। तो ब्रह्मोस ऐसी है, हम मिसाइल सेक्शन एक करेंगे अलग से। अभी मैं तुमको ना सिर्फ इतना तैयार कर रहा हूँ कि अगर कोई बेसिक चीज आ जाए तो तुम गलत नहीं करो। ठीक है ना, मेरे पास तो देखो इन सब चीजों के बहुत ही एक्सटेंसिव नोट्स बने हुए हैं खुद के। तो अगर मैं तुम्हें वो बताने लग गया ना कि ये मिडिल रेंज है, ये वो रेंज है, अगर मैं तुम्हें अभी एमटीसीआर पे घुसाने लग गया, पता है तुम्हें एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये एक तरीके का ग्रुप है, सारे देशों का बना के बनते हैं, और ये मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी इस पे कंट्रोल रखती है कि कोई नेशन इससे ज्यादा रेंज की मिसाइल ना बना ले। तो पहले इंडिया इस रिजीम में नहीं था, तो इंडिया सिर्फ 300 किलोमीटर तक की ही मिसाइल बना सकता था, जिसकी रेंज क्या हो,
300 किलोमीटर, लेकिन अब इंडिया इस एमटीसीआर में आ गया, कुछ 17-18 में आ गया था, 18 में आ गया था। अब इंडिया 600 किलोमीटर तक की बना सकता है, समझ गए? तो हम मतलब चाइना पे अब हम अपनी अटैक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब आर्थिक परिदृश्य करें तो अब देखो, देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। अब देखो क्या होता है, ये तुमने इसका नाम सुना है क्या, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का? अच्छा ऐसे है। अच्छा, ये एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूट है। ये जितने भी रिसोर्स होते हैं ना, जैसे हमारे कोई भी संसाधन है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए बताता है। जैसे चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हमें सजेशन देता है। और इसकी जो एक एजेंसी है WRI की, इंडिया, WRI इंडिया, ये वर्ल्ड लेवल पर एक एजेंसी, इस एजेंसी ने अपने एक स्टेशन बना रखा है WRI इंडिया। उसने और नीति आयोग ने मिलकर भारत का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका शॉर्ट नाम क्या है, इंडिया ई फास्ट। देखो, फ्रेट है ना, ऐसे देख लो आप, इलेक्ट्रिकल फ्रेट एक्सीलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। देखो कुछ नहीं यार, देखो सबसे पहले तो क्या होता है ना, ये सब क्यों हो रहा है इसका इस थोड़ा सा तुम्हें बेसिक बता देता हूँ। तुम्हें लॉजिस्टिक्स पता है क्या, लॉजिस्टिक, ये माल ढोते हैं लाते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स। क्या, लॉजिस्टिक्स। हमारा, तुम उस दिन ये बात कर रही थी ना कि इंडिया HDI में क्यों नहीं आया, फिर मैंने बताया था इनकम की वजह से नहीं आया। तो नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा व्यापार। हम कितना ट्रेड कर पा रहे हैं, कितना व्यापार। अब मुझे एक बात बताओ, आप मानो अमेरिका हो और आप इंडिया हो, आप इनसे सामान कब खरीदोगे, जब अगर चाइना से सस्ता ये दे दें आपको। अगर चाइना आपको सस्ता दे रहा है तो आप चाइना से खरीदोगे ना, भारत से थोड़ी खरीदोगे। तो हमारा जो भी कोई आइटम है ना, वो इतना महंगा हो जाता है कि चाइना उससे सस्ता बना देता है। तो पूरा वर्ल्ड किससे लेगा? तो आप देखो, सबका मेजर पार्टनर कौन है, आप किसी भी कंट्री का मेजर पार्टनर उठा लेना, उसका जो टॉप पार्टनर होगा ना मेजर, वो कौन होगा, चाइना। हमारा एक यूएस है, क्यों, क्योंकि हमारी चाइना से लड़ाई रहती है। यूएस का भी मेजर पार्टनर कौन है, सबसे नंबर 1, चाइना, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो मेजर पार्टनर है ना, वो ट्रेड पार्टनर, वो हमने यूएस को बना रखा। हमारे यूएस से बहुत सामान जाता है, आता है, चाइना से सिर्फ और सिर्फ आता है। लगभग दुगना या ढाई गुना हम चाइना से लेते हैं। तो इसका कारण क्या होता है ना, जो मुख्य कारण देखा गया है ना, वो देखा गया है कि जो हमने माल बनने से और माल जहां पे कंज्यूम होता है, वहां तक जो माल पहुंचाते हैं ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो रही है। उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। क्या, टिक कॉस्ट, वाहक की कितनी कीमत आ रही है। तो वो जो इंडिया की आती है ना, वो 14% आती है, कितनी, और जहां चाइना की बात की जाए तो उसकी 8% आती है। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो हम उस पर 14% तो किस पे खर्च कर देते हैं, लॉजिस्टिक पे। और चाइना वहां कितना करता है, तो 6% बहुत बड़ी चीज होती है अट्रैक्टिविटी के लिए। वो ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा, चाइना का माल लगेगा। तो इसको कम करना है, तो इसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई। क्या आई, लॉजिस्टिक पॉलिसी। वो क्या बोल रही है, वो ये एम कर रही है कि हमें 2025 तक ये लानी है, 8% लाना है। और ये सब खेल उसकी वजह से हो रहा है, जितना भी खेल हो रहा है ना, वो सब इसकी वजह से हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया ई फास्ट खोला है, एक इलेक्ट्रिक सिस्टम चालू किया है इन्होंने, कि हम जो जो सिस्टम चालू करेंगे ना, ऐसे एक्सीलरेट, हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लाएंगे, उसमें क्या लेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज लेंगे। किसका, रादर देन डीजल पेट्रोल, इनका यूज नहीं करेंगे हम। इलेक्ट्रिक, जो भी व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे, उनसे लाएंगे हम, जिससे क्या होते हैं, वो सस्ते पड़ेंगे और एनवायरमेंट पर भी उनका कम गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सस्टेनेबल भी हो गया और कीमतों में भी सुधार हो गया। तो अब समझ में आ गया कि क्या इशू है, क्यों हो रहा है ये सब। तो तुम्हें रटना नहीं है, ठीक है। अब ये याद रखना, इसकी एजेंसी कौन है, और WRI इंडिया, वर्ल्ड रिसोर्स इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है इसको, ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं, लॉन्च की बात आई, इसमें किसने किया है, और तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा और फिर भी तुमको टिक करना है, और ऑप्शन में नीति आयोग है, तो पहला ऑप्शन जो अगर टिक करना है, ब्लाइंड हो एकदम, लेकिन तुम्हें करना है भाई, अब टिक करना ही है मेरे को, तो नीति आयोग ही टिक करना। क्योंकि लगभग 60% चीजें ना इंडिया में कौन लॉन्च कर रही है,
तो बहुत अच्छे चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हाँ। अब यार ये कौन अमीर, ये बार बार में हमारा दिल जलाते हैं, है ना। कभी कोई टॉप पे आ जाता है, कभी कोई, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ और होगा इंपॉर्टेंट, तुमको ये याद रखना है बस कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर कौन हो गया है? अडानी, बस। अब हमें अगर बुराई करनी है तो किसकी करनी है? अडानी की। पहले हम किसकी करते थे? अंबानी की। फॉर्चून को? यार एक तो देखो इनमें ना, एक तो टाइम्स निकालता है और एक फॉर्चून खुद शायद ग्रुप है, फॉर्चून ग्रुप। जो फॉर्चून मैगजीन आती है ना, वो आती है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आज तक मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा ये कि देश अमीरों के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, ये ऐसे। हाँ, एक्चुअली ये मैगजीन होती है फॉर्चून मैगजीन, वो उसकी वो लिस्ट निकालती है। और ये इंडिया के अमीर है भाई, ये वर्ल्ड के नहीं है। हाँ। अब यार ये ना, ये देखो, एक ये आईआरसी ग्रुप है, आईआरसी एक कंपनी है, ठीक है। ये आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसको इन्होंने क्या दे दिया? महारत्न का दे दिया। अब देखो, आज तक तो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी को कब महारत्न का स्टेटस मिलता है, कब नवरत्न का मिलता है और कब रत्न का मिलता है, मिनी रत्न का। नहीं पूछा है, थोड़ा टिपिकल भी है। लेकिन फिर भी अगर है तो मैं एक बार तुमको इसको बता दूंगा। ये इसमें ये ऐसे है कि भाई उसका प्रॉफिट 10,000 करोड़ तक का, ऐसे ये प्रॉफिट बेसिस पर है। प्रॉफिट और टर्नओवर बेसिस पे ये स्टेटस देते हैं। कौन देता है? इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, है ना। वो देती है इसको ये स्टेटस। क्या, कौन सा स्टेटस? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये प्रॉफिट बेसिस पर है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना टर्नओवर है। और इस बेसिस पर इनको कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देती है कि इतने करोड़ तक का डिसीजन आप खुद ले सकते हो, इतनी तक की प्लांट एंड मशीनरी पे आपको गवर्नमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये जरूर आया हुआ एसएससी में, एसएससी ने 4 ऑप्शन दे दिए और बोल दिया इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है। तो एक बार के लिए आप सिर्फ महारत्न कंपनीज की लिस्ट को देख लो। बड़ी बड़ी कंपनी सारी इसमें। एक अभी जुड़ी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसका काम क्या है? जितने भी रूरल एरियाज में वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को लाना है। वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसके जो ग्रांट्स हैं, उसके लिए जो पैसा है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है, वो नीचे देती है और काम करवाती है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपनी है। देखो ये इसका है भेल, खूब नाम सुना होगा तुमने इस कंपनी का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना। फिर ये बीपीसीएल, सुना है, तेल भी भराया होगा। ये कोल इंडिया लिमिटेड, अभी जब कोल की कमी हुई थी तब तुमने खूब नाम सुना होगा इसका, ठीक है ना। और ये गेल तो सुना ही है तुमने, अपने अपने जयपुर के पास में भी प्लांट है इसका, यहाँ कालवाड़ रोड के यहाँ प्लांट है इसका, मैंने देखा हुआ है ना, गेल का। क्या? अरे ये सब पब्लिक सेक्टर, कौन सी? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है। कौन सी है? और जो तुम बात कर रही हो वो होती है स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनी। कौन सी? स्टेट पब्लिक सेक्टर। ये कौन सी है? सेंट्रल की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहती है। कंपनीज देखो, दोबारा देख लो, गेल क्या होती है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एचपीसीएल हो गई, फिर कौन सी? आईओसीएल हो गई। फिर को एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना। फिर ये कौन सी हो गई? ओएनजीसी, खूब नाम सुना होगा तुमने ओएनजीसी का, है ना। और ये कौन सी है? हाँ, ये यार पावर फाइनेंस और पीएफसीएस का नाम देखो, इसका इसका मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पावर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनको ये कंपनी फाइनेंस करती है, पीएफसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीजीसीआईएल। ये तुमने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये जो जनरली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, वही सुन पाते हैं इसका नाम। ये क्या करती है? जो ग्रिड्स लगती है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक ग्रिड लगी, ग्रिड मतलब बड़े बड़े खंभे नहीं देखते तुम, इलेक्ट्रिक जो 200 फीट बाईपास में, कोई गया क्या 200 फीट बाईपास की तरफ, बागरोटा की तरफ? वो जो बड़े बड़े ग्रिड्स लगती है ना, वो कौन लगाती है? पीजीसीआईएल। उसके लिए है ये, ठीक है ना। ये स्टेट नहीं लगाता इनको पहले पैसे, पहले कौन लगाता है? पीजीसीआईएल लगाता है। स्टेट इनको संभालती है। सेल का नाम तो सुना होगा यार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये आरईसी जो आई गई, तो टोटल कितनी है? 12 लगभग है। अगर यही क्वेश्चन आएगा आएगा तो इसमें से और नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये किस में है? ये
अमाउंट में पांचवी अर्थव्यवस्था है। अगर हम परचेजिंग पावर कैपेसिटी में देखें तो इंडिया कौन सी है? तीसरी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? जैसे कि अगर 20 रुपए में इंडिया में हम जो सामान खरीद सकते हैं, 20 रुपए में यूएस में वो कितना खरीद सकते हैं, ये देखा जाए तो इंडिया कौन सी अर्थव्यवस्था है? तीसरी। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए तो पांचवी। हमने किसको नीचे करा है? ब्रिटेन को। ठीक है, और अभी उसके प्रधानमंत्री कौन बने? जो किससे हैं? अब वो भारत से कंपटीशन नहीं करेंगे क्या? वो भी हट जाए। अरे वहां पर अभी देखो, मेरा जो व्यू कह रहा है ना, मेरे को नकारात्मक समझना, लेकिन मुझे लगता है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, वो 2008 की स्थिति के आसपास ही है इस समय। जो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे ना, लगभग वैसी स्थिति। अगर थोड़ी देर और यूक्रेन और रशिया का वॉर चला ना, मान लो तुम, अगर वो जनवरी मिड तक भी चला ना, तो वो स्थिति दूर नहीं है। वो रुकेगा, वो बंदा रुकता है पुतिन, तो वो रुकेगा नहीं। तो ये हाँ, तो ये जनवरी मिड तक सब प्राइम क्राइसिस जैसे क्राइसिस आने की आशंका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके, भाई को बोलो यार फोन मत, भाई फोन मत उठाओ यार प्लीज। देख लो टॉप 5 4 कौन सी है, देख लो। पहला सबको पता है, देखो ये होगा ही होगा, इसके बाद में ये होगा ही होगा। फिर ये जापान और जर्मनी को याद रखना। ये दो तो मुझे नहीं लगता कि तुमको याद रखने की जरूरत है, इन दोनों को याद रखना बस। किसको? जापान और जर्मनी। 5वें नंबर पे कौन है? इंडिया। बहुत ही प्राइड का विषय है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन हम सब जानते हैं, 2 बार इसके सामने गाय आ चुकी है। ठीक है ना, टूट चुका है, लेकिन फिर भी क्या है? प्राइड का विषय है। ठीक है, क्या है? कैसी है? तीसरी ट्रेन है ये। दो तो कुछ है ना, एक्सप्रेस ट्रेन होगी ये, कुछ नहीं, अधिकतम स्पीड या कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, नहीं कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे करो इसको। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यार, ये क्वेश्चन आने का है। ये क्वेश्चन आने का है। मेघदूत ये क्या करता है? मेघदूत क्या करता है? तुम्हें पता है कि वाटर का वो क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला? ये तो पानी होता है, पता है, समझ रहे? और हम जो लेते हैं ऑक्सीजन, उसका क्या होता है? O2। तुम्हें पता है हाइड्रोजन किस मात्रा में अवेलेबल है वायुमंडल में? खूब है, मतलब काफी है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। H2 ही पाया जाता है ना। तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास H2 है और मेरे पास O2 भी है, तो क्या मैं ये नहीं बना सकता हूं? बन सकता है ना। तो यही बनाता है कौन? और मेघदूत, तुम्हें पता है ना मेघदूत क्या है? नहीं यार, क्या क्या है मेघदूत? तो मेघराज है यार, मेघदूत नहीं है वो, मेघराज है वो तो। मेघदूत बताओ यार, मजा आ जाएगा। यार बताओ, ये बता रहे हैं यार, तुम नहीं बता सकते क्या यार? ये पढ़ते नहीं है, मैं इनको इतने साल दे रहा हूँ, ये तैयारी वैयारी नहीं करते। ये सिर्फ बैठते हैं, लेकिन देखो ज्ञान को कितने अच्छे से सुन रहे हैं। ये चाहे तो उधर मुंह करके बैठ सकते हैं। मेघदूत कालिदास की रचना है, और ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है यार? ऑप्शन ऑप्शन सिलेबस, सबके सिलेबस में ये। इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके सिलेबस में ये नहीं है। कौन सा, किसकी तैयारी कर रहे हो? अरे मुझे बताओ, तुम तैयारी किसकी कर रहे हो यार? किसकी कर रहे हो? एयरफोर्स की? क्या, कौन सा एग्जाम? अग्निवीर? मैं तुम पेपर उठा लो ना, खूब क्वेश्चन होंगे ऐसे। मैंने खुद एयरफोर्स की तैयारी करी है 1 1.5 साल, एसएसबी दिया है 2 बार। ठीक है, 2 बार मैंने खुद ने एसएसबी दिया है। वहां ऑप्शन एग्जॉस्ट होने के बाद में मैं सिविल जॉब में आया हूँ। ठीक है ना, तो उसके बारे में तुम बात मत करो। वो मेरी पहली तैयारी थी, मैंने एसएससी मेंस छोड़ा था उसके लिए। 2012 का मेंस और सीडीएस दोनों एक दिन आए थे, और मेरे घर में 2 पाटे पड़ गए थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दूं एसएससी मेंस, मैं और मेरी मदर चाहते थे कि मैं दूं सीडीएस का मेंस। वो दिया मैंने, एसएसबी देने गया, लेकिन पता है जहां लिखा होता है जाना, तो अगेन 2013 में सीजीएल दिया कि हाँ अब यार, अब जब जाना ही नहीं है एयरफोर्स में तो ये दिया है। तो उसमें भाई खूब आता है, ये दबा के क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई सब आते हैं। वो पेपर कैसे बनाते हैं? हाथ से लिखा हुआ पेपर बनाते हैं अग्निवीर में। हाथ से लिखे हुए आते हैं ना, फोटो कॉपी करके।
हाथ से लिखे हुए। हाँ, तो मैंने पता नहीं कौन सा एक पेपर था। तो मैं वहां गया हुआ था, ये अपना इंडियन एयरफोर्स का है ना यहाँ पे, आमेर के पास में। इंडियन एयरफोर्स का है ना, पता है वो, तुम तैयारी कर रहे हो यार। वहीं तो होते हैं सारे वही तो कराते हैं, जयपुर की सारे सिलेक्शन वही कराते हैं आमिर में। तो मैं वहाँ किसी से मिलने गया हुआ था, मेरे मामा जी हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट हैं, और उनको वीर चक्र मिला हुआ है लिट्टे वॉर में। तो वो उनसे मिलने में वहाँ गया हुआ था, वो अपने किसी फ्रेंड के पास थे, तब मैंने ना वो पेपर देखा था। वो ऐसे जैसे हाथ से पेपर लिखते हैं ना, वैसे पेपर लिख रखा था, और उसकी फोटोकॉपी बट रही थी। और बच्चे बैठे हुए थे, वो टिक कर रहे थे, और यूं हाथ में ले रहे थे खटाखट खटाखट, हाँ, और वहीं चेक कर रहे थे कितने कुछ, अच्छा इतने, चलो बैठो। हाँ, मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ। मैं खुद मानता हूँ, अरे अब तो यार ऑनलाइन का जमाना है, मोदी जी आ चुके हैं यार, है ना। हाँ, उसमें सब एक दिन 2 दिन उनको वहीं बैठा के रखते थे। वो उनको वहीं पे बैठा के रखते थे, एक बड़ा सा ग्राउंड में उनको दौड़ा लेते थे, और सब कुछ वहीं होता था। लेकिन अब तो कौन आ चुका है, मोदी जी आ चुके हैं, चीजें अच्छी हो चुकी हैं। पुरस्कार और सम्मान कर लेते हैं अपन फटाफट, यार देखो ना। ये क्वेश्चन आ जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। अभी देखो 2018 का किसको मिला था, अमिताभ बच्चन को, 2019 का रजनीकांत को, और 2020 का आशा पारेख को मिला है। लेकिन कब मिला है, 2022 में। क्यों, क्योंकि 20 और 21 में क्या था, कोरोना वायरस, हम सबको पता है। तो कंफ्यूज मत होना, 2022 का नहीं मिला है अभी तक। अभी किसका मिला है ये, 2020 का है, लेकिन मिला कब है, 22 में। तो हमें लेकिन 2018 का भी याद रखना है, अमिताभ बच्चन, 2019 का रजनीकांत, और 2020 का आशा पारेख, ठीक है। अब ये कौन सा है, 52वां, 51वां मिला होगा रजनीकांत को, और 50वां, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन भी देख लेना कि इसके साथ स्वर्ण कमल मिलता है ना, और 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब यार ये आशा पारेख को 2019-92 में पद्मश्री मिला था, ऐसी इसके आने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी याद रख लेना, आशा पारेख को लेके भी कुछ लोग इमोशनल है। मान वही पेपर बना रहा हो और बना दे तो अपन तो हो जाए ना। इसने लिख भी दिया कि इससे पहले 2019 में किसको मिला था, रजनीकांत को। 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, मुझे अच्छे से याद है। बहुत उस पर बहुत आया भी था न्यूज़पेपर वगैरह में। किसके, उनके। हाँ, और 50वां मिला है, ऐसा कुछ था ना, न्यूज़पेपर में था हल्ला अच्छा खासा। हाँ, हरमन कैस्टन पुरस्कार। नहीं यार, ये मेरी नजर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, देखो ऐसे तुम इतने पुरस्कार रटने लगे ना, नहीं होगा। अब शहनाई बज गई तो बज गई, देखो। लेकिन हमको किस पर फोकस रखना है, जो हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा है कि ये हरमन कैस्टन पुरस्कार किसी ने सुना है कि कभी किसी पेपर में आया है? नहीं। जो पेपर बनाता है ना, तुम्हें बताऊं, एक बात बताता हूँ तुम्हें, पेपर कैसे बनते हैं, एसएससी का पेपर बताता हूँ कैसे बनते हैं। लगभग 50 लोगों को चेयरमैन और बोर्ड है ना इनवाइट करता है कि आप पेपर बनाओ। वो एसएससी की लाइब्रेरी में आते हैं। वहां पर मेरा एक दोस्त है, वो जो लाइब्रेरियन है, वो उनको कार्ड बनाता है कि ये आप इतनी इतनी देर लाइब्रेरी में बैठोगे, ऐसे ऐसे। वो फिर वहां से उठ के चला जाता है। वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, डेली आते हैं। लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं, वहां पर जो कंप्यूटर होते हैं, सिस्टम, सबका यूज करते हैं। वहां पर पेपर बनाते हैं, उसको एक एनवलप में डालते हैं, और चेयरमैन को दे देते हैं। ऐसे लगभग 50 प्रोफेसर आते हैं जो कि सीजीएल के पेपर क्वेश्चन उनको देते हैं। उनको कई बार 100 क्वेश्चन के लिए बोला जाता है, और कभी 150 क्वेश्चन के लिए, हर सब्जेक्ट के, जीके कैसे। फिर चेयरमैन प्लस बोर्ड मेंबर्स, सारे बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं एक लॉक्ड रूम में, और हर क्वेश्चन को देखते हैं कि यार इस प्रोफेसर के कितने क्वेश्चन लेने हैं, इस प्रोफेसर के कितने, और एक लॉट बनाते हैं एक पेपर के। और तुम्हें लगता है सीजीएल जब एक पेपर होता था ना, तब भी एक पेपर नहीं बनता था, तब भी 4 पेपर बनते थे, और ये चेयरमैन डिसाइड करता था एंड में कि कौन सा पेपर भेजना है। अब तो जितने पेपर बनते हैं ना, लगभग सारे पेपर आ जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम से कुछ 40 से एक पेपर बनते हैं ऐसे कुछ। तो लगभग इतने पेपर बनते हैं और इतने पेपर चले जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि कौन से डे कौन सा पेपर बनेगा। चेयरमैन को इन द एंड पता रहता है कि कौन सा पेपर किस दिन होगा, वो उसके पास रहता है। पूरा पेपर बनने के बाद में वो ये डिसाइड करता है कि भाई इसमें जीके कितनी, मतलब रीजनिंग, मतलब हिस्ट्री कितनी रखनी है, ये कितनी रखनी है, ये कितनी रखनी है। और जो टीचर सबसे अच्छे पेपर बनाते हैं ना, उनको वो ओवर एंड अबव, मतलब वो एक, मतलब वो क्या कहते हैं इसे, प्रोत्साहित राशि भी देते हैं, ऑनोरेरियम भी देते हैं। जैसे मानो एक तुमने पेपर बनाया एकदम उलझुल, जीके जीके हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ दी, तुम्हारा इंटरेस्ट था, और 100 क्वेश्चन बनाने की और 80 क्वेश्चन हिस्ट्री के डाल दिए और 20 ही क्वेश्चन डाले,
तो तुम्हारे 80 में से कितने क्वेश्चन लिए उन्होंने? सिर्फ दो। और बाकी 20 में से भी लिए दो, क्योंकि इतना ही छोड़ा था तुमने। लेकिन मानो इन्होंने पेपर बनाया और इन्होंने हर सब्जेक्ट के 10 बना दिए और उसमें से दो दो ले लिए, तो इनके कितने क्वेश्चन ले लिए? 20 क्वेश्चन ले लिए। तो इनका पेपर ज्यादा है ना, तो इनको अगली बार बुलाया भी जाएगा, इनको ऑनोरेरियम भी दिया जाएगा, और तुमको अगली बार बुलाया भी नहीं जाएगा, और बता दिया जाएगा भाई ये आदमी थोड़ा इमोशनल है, ये हिस्ट्री हिस्ट्री क्वेश्चन ज्यादा है। तुमने कभी देखा भी हो इससे पहले कि एसएससी के क्वेश्चन में कभी कभी हिस्ट्री का वेटेज भी ज्यादा जाता था? देखा है कभी कि एकदम से देखा यार आर्ट एंड कल्चर का वेटेज ज्यादा आने लग गया था बीच में? क्योंकि चेयरमैन आर्ट एंड कल्चर के ही थे, वो आर्कियोलॉजी सर्विस और उनमें काम किया होता उन्होंने, आईएएस ने। तो ऐसे बनता है। अभी यार आपका तो मुझे याद नहीं है। तो तुम ये देख लो कि तुम्हें क्या करना है, खुद को भी एक दिमाग लगाना है कि यार ये क्वेश्चन आने लायक जैसा है क्या, तो मैं इस पे पढ़ूं, वरना मैं इसको नहीं पढ़ूं। ठीक है, जैसे मेन मेन जो, जैसे कि हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो मेन मेन वंश है ना वो नहीं छोड़ने, मौर्य वंश नहीं छोड़ना, गुप्त वंश नहीं छोड़ना, है ना, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं छोड़नी, ये नहीं छोड़ने, अकबर वीर ये नहीं छोड़ने। ठीक है, अपने को जैसे गांधी नहीं छोड़ना है, समझो, ये मत छोड़ो। बाकी अगर यार आपको तुमसे तात्या टोपे के बारे में चार चीजें पूछ लेता है तो तुम्हें नहीं आएंगी, तुम हिस्ट्री के टीचर थोड़े बनने आए हो यहाँ पे। एक है ना ये गोल कीपर्स ग्लोबल अवार्ड है, ये कुछ नहीं है यार, ये बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन है, एक एनजीओ है ये वर्ल्ड वाइड एक एनजीओ है, मल्टीनेशनल एनजीओ है ये। तुम्हें पता है बिल गेट्स है, और ये इनकी पूर्व धर्म पत्नी, अब तो इनका डाइवोर्स हो गया है मिलिंदा गेट्स से, है ना। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने अपनी एक एनजीओ चलाई है, वो ये ग्लोबल कीपर्स अवार्ड, गोल कीपर्स अवार्ड निकालती है। जो क्या करते हैं, जो जनरली जो सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाते हैं ना, उनको ये अवार्ड देते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आएगा ये किसको मिला है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर कल को कि गोल कीपर्स ग्लोबल अवार्ड कौन सी एजेंसी देती है, ये आ सकता है बस आने में। ठीक है, हाँ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं ना, है ना। तो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड है, और ये किसको मिल रहा है अभी? के शैलजा को मिल रहा था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। ये क्या है, के शैलजा क्या थी, जब कोविड चल रहा था ना उस समय केरला की स्वास्थ्य मंत्री थी, हेल्थ मिनिस्टर थी। और तुम्हें पता हो तो सबसे ज्यादा अगर कोविड में अच्छा काम किसी स्टेट ने किया तो किसने किया था? केरला ने। और उसमें इनकी अहम भूमिका थी। क्या किया था इन्होंने, वहां पर एक कुदुम्बश्री करके एक मॉडल है। क्या है? कुदुम्बश्री करके एक महिलाओं का एक मॉडल है, जिसमें महिलाएं है ना पंचायती राज से जुड़ के काम करती हैं। इन्होंने उसको एक्टिवेट किया कोरोना के प्रभार के लिए, और उसने जबरदस्त काम किया। तुम एक बार है ना गूगल करना और कुदुम्बश्री मॉडल टाइप कर देना बस, और फिर पढ़ना वो कितने जबरदस्त तरीके से काम करती है, पता लगेगा। हर आदमी को घर जाके खाना दे रहे हैं, अगर उसको थोड़े से भी सिम्टम हो रहे हैं तो उसको क्वारंटीन कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो कुदुम्बश्री में जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो इन्होंने इतना, मतलब जो कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है इसका, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये इन्होंने बोला कि यार ये मेरा खुद का एफर्ट नहीं है, सिंगल एफर्ट नहीं है, ये यूनिटरी नहीं है, ये टीम एफर्ट है। क्या है? टीम एफर्ट है, मेरे साथ जो लोग जुड़े होते हैं ना सबने काम किया है। तो अगर आपको रेमन मैग्सेसे से देना है ना अवार्ड, तो सबको क्यूमुलेटिवली दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमको ऐसा पढ़ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसने इनकार कर दिया, समझ लो। तो ये क्या, ये नेशनल न्यूज बनी, कोई मना नहीं करता इसको। भाई एशिया का नोबेल जिस पुरस्कार को कह रहे हैं तो वो तो लेना सभी के लिए एक अच्छी बात है। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ग्लोबल टीचर्स अवार्ड है ना, किसको मिला था यार? अभी इंडिया के ग्लोबल टीचर्स अवार्ड मिला था एक बंदे को लास्ट ईयर, याद है? जिसने क्यूआर कोड से पढ़ाता था लड़कियों को, मतलब महिला बाल शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया था। वो इम्पोर्टेंट है, वो भी इंडिया में लास्ट ईयर मिला था। कोई महाराष्ट्र के टीचर थे, मुझे भी स्लिप, मतलब नाम जवान पे, लेकिन बस आ नहीं रहा। महाराष्ट्र के टीचर हैं, कुछ उनको 1 बिलियन रुपीज भी मिले थे जो उन्होंने टीचिंग में डोनेट कर दिए, है ना। नाम देखो यार, गूगल करो, वो इम्पोर्टेंट है। वो देख रहे हैं, एक जना देख लो बस, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड देख लो 2021 का। हाँ, तो वो मिला था उनको। उन्होंने क्या किया था ना, क्यूआर कोड होते हैं ना, अपन क्यूआर कोड से करते हैं, उन्होंने क्या किया, क्यूआर कोड से किया, क्यूआर कोड जैसे स्कैन करते थे तो है, हाँ 2021 लास्ट ईयर मिला था। तो क्या करते थे, किताब खुल जाती थी। अब सोचो आपको कोई किताब पढ़नी, और मैं किताब नहीं खरीदनी, आपको अपने मोबाइल पे क्यूआर कोड स्कैन करो और मिल जाए।
तो कितना अच्छा है ना, इससे क्या हुआ, वहां पे शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया। ठीक है ना। अरे मैं बता दूंगा, अभी मैं कर लूंगा गूगल 1 मिनट में। तुम रुक जाओ, मेरे को जाते आते बता देना, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या है, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है। यार ये इनको मिला है, बीकानेर की सुनीता गुलाटी को। यार ये सीईटी वाले देख लो, राजस्थान में किसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो राजस्थान के पेपर में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो देख लो क्या, रणजीत सिंह 2020 का है क्या, हाँ रणजीत सिंह दसाले ऐसे कुछ नाम है इनका, दसाले ना, हाँ। तो इनको मिला था रणजीत सिंह दसाले को, इन्होंने क्यूआर कोड से पढ़ाया था बच्चों को, और महाराष्ट्र के हैं ये, और वहां पर बहुत शिक्षा का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। ये देख लो भाई, सीईटी की तैयारी करने वाले देख लो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है, बीकानेर की सुनीता गोलाटी और उदयपुर के दुर्गाराम मोवाली। ठीक है, कौन देता है राष्ट्रीय पुरस्कार, जनरली जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार है ना वो राष्ट्रपति देता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि भाई कौन देता है, कभी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम इतने इंप्रेस रहते हैं ना, उनको टिक करने में जल्दी होती है हमको, लेकिन ऐसा नहीं होना। वो क्या है, सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। और इसको तुम्हें पता ही है कि क्या क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन आ गया, तुमने बताया जो बात सही थी, कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन देता है, राष्ट्रपति। ठीक है ना, प्रधानमंत्री आ जाएगा। खेल देख लेते हैं यार, खेल से हम सभी को थोड़ा है यार, है ना। एक तो ना मेरे लिए एक कोई करंट अफेयर्स तुम्हें अच्छी लगती है ना, तुम मेरे लिए एक काम करोगे, कल कल मैं क्लास में आऊंगा ना, तुम 2022 में ना, तुम्हें पता है लॉन टेनिस क्या होती है, किसी लॉन टेनिस के खिलाड़ी को जानते हो क्या आप, ठाक उधर से वो मारता है एक बॉल को, वो खेलता है। टेबल टेनिस, रोजर फेडरर सुना है, राफेल नडाल सुना है, अरे यार महेश भूपति सुना है क्या, साइना मिर्जा, साइना मिर्जा ना, जो वो गेम खेलती है उसको लॉन टेनिस कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन टेनिस। इसके ना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन से, और एक ऑस्ट्रेलिया ओपन। तुम्हें एक काम करना, तुम्हें ये करके लाके देंगे हम सबको, क्या, ऐसे एक टेबल बनाएंगे, ये ग्रैंड स्लैम बनी हुई है ना, देखो मुझे पता था कि किसको, मैं ना ग्रुप ये वैल्यू करता है। अब मुझे पता है करंट अफेयर्स इनको आती है, तो मैंने इन्हीं को बोला कि उनके पास बनी होगी, फटाफट लाके देंगे, हम सब में बढ़ जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ऐसे क्या करना है, ग्रैंड स्लैम कब होता है, मतलब व्हेन, कौन से कोर्ट पर होता है, विच कोर्ट, ये अलग अलग कोर्ट पे होते हैं। जैसे जो विमल्डन होता है ना, वो ग्रास कोर्ट पे होता है, जो फ्रेंच ओपन होता है ना वो क्ले कोर्ट पे होता है। और इसीलिए ये ना राफेल नडाल को क्ले किंग कहते हैं, क्योंकि उसको फ्रेंच ओपन में हराना ना बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसने 11 फ्रेंच ओपन, ऐसे कुछ फ्रेंच ओपन जीते हैं, 13, हाँ। तो उन्होंने, क्योंकि वो क्ले पे खेला जाता है और उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। और अगर जितने भी फ्रेंच, मतलब लॉन टेनिस के जो खिलाड़ी है ना, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई ताकतवर है ना, तो वो राफेल नडाल है। उसका जो स्टेमिना वो सबसे जबरदस्त है, तो इसलिए उसको उस कोर्ट पर आना बहुत मुश्किल है, और उसको, इसको क्ले किंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मेरे ही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्ले किंग किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, क्ले किंग किस खिलाड़ी को कहते हैं। और चारों ऑप्शन में चारों टेनिस के खिलाड़ी थे। नहीं, राफेल नडाल ने नहीं लिया, रोजर फेडरर ने लिया, फेडरर ने लिया, वो विमल्डन के चैंपियन थे। जो विमल्डन होता है ना, कहाँ होता है विमल्डन, इंग्लैंड में, ग्रास कोर्ट पे। ये सबको तुमको कॉलन बनाने, और विजेता मेल, विजेता फीमेल। और अभी इंडिया के एक बंदों ने कौन सा ओपन जीता है पुरुष युगल में, अमेरिकन ओपन जीता है शायद, वो सॉरी यूएस ओपन जीता है, वो भी लिखना है। जनरली हमको क्या रखना है, मेल सिंगल, फीमेल सिंगल में कौन विजेता है। लेकिन जो इंडिया वालों ने 2 जीता है, लाइफ में पहली बार जीता है यार, तो किसका, हाँ देश लिखना है, कंट्री आती है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई नोवाक जोकोविक किस कंट्री से हैं, कौन सी कंट्री से हैं, सर्बिया, सर्बिया। ठीक है ना, तो ये बना के लाना है तुमको। अब देख लो, ये अभी ये जो सबसे कम उम्र के हैं, ये कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने आज तक अमेरिकन ओपन जीता है ना, जिन भी खिलाड़ियों, उनमें सबसे कम उम्र के हैं ये, कार्लोस अल्कराज। ठीक है ना, और ये तो मेल में कौन सी कंट्री के हैं, और राफेल नडाल, वो तो नोवाक जोकोविक है, स्पेन, स्पेन के हैं। ठीक है ना, और ये पोलैंड की ईगा स्वातोक, ठीक है ना, इन्होंने जीता है। अब ये कार्लोस अल्कराज, और है ना, ये क्या है, सबसे यंग खिलाड़ी है। आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, इसमें ये आता है, अपने को एक बना के लाओगे ना, कल लाएंगे हम, उसको कहाँ पे डालेंगे, टेलीग्राम पे, और थैंक्स टू
इनका नाम डालेंगे, जो यार रिकॉग्निशन जरूरी है ना, किसने बनाया है। ठीक है, अब देखो क्या है, कभी कभी है ना एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इस कप का या इस टूर्नामेंट का कौन से खेल से संबंध है। तो हमें हमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनकी तो बारीकी से याद रखना है, कौन जीता, कौन से देश के हैं। लेकिन जो ऐसे ना थोड़े नॉर्मली उनको क्या याद रखना है, उसका कौन से खेल से संबंध है। मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? ठीक है। और नेहरू ट्रॉफी? आए ना अब, आसान पूछा जब तो तेजी से बोले। नेहरू ट्रॉफी बताओ, फिर बताऊंगा। हॉकी? कंफर्म करके आना घर से। लेवर कप बताओ। टेनिस से। टेनिस जब भी बात है उसका मतलब है लॉन टेनिस। टेबल टेनिस को अलग से टेबल टेनिस बोला जाता है, टेनिस को लॉन टेनिस को टेनिस। ठीक है। चेन्नई ओपन, यार ये इस बार का इंपॉर्टेंट है, ये टेनिस इस बार है ना, ये चेन्नई ओपन है ना, अभी जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले इसमें हुआ था, सितंबर अगस्त से सितंबर में हुआ था ये। तो ये याद रखना, चेन्नई ओपन का किससे संबंधित है? टेनिस से। ये खिलाड़ी का नहीं पूछेंगे नाम, ठीक है ना, बस ये बहुत ही कम एज की एक लड़की ने जीत लिया, इसलिए ये मतलब लड़का है शायद, पता नहीं, इनके नाम ही ऐसे होते हैं। मुझे इतना सा पता था कि ये चेन्नई में था, एक मेरे फ्रेंड देखने गया था इसको, तो मुझे इतना सा पता था वो उसको लॉन टेनिस का शौक है। यार वो यूएस में होता है ना, तभी तो उसको यूएस ओपन कहते हैं। समझ रहे हो? अब है ना, ये ओपन क्यों नाम पड़ा पता हो तुम्हें? पहले जो टेनिस होता था ना, पहले तो ना कंट्री इतनी ग्लोबलाइज, मतलब नेशन वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज नहीं था। कंट्रीज है ना, या तो खुद ही अपने देश वालों को खिलाती थी, या जो अपने मित्र देश होते हैं ना उनको खिलाती थी। तो ग्रैंड स्लैम है ना, बहुत पुरानी हिस्ट्री फॉलो करता है। तो जब ये ओपन हुआ ना, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो आएंगे इसमें ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, विमल्डन ओपन, ठीक है ना, ऐसे फ्रेंच ओपन, ऐसे इस तरीके से ओपन है वो। ओपन मतलब हर किसी की एंट्री है, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन जो बाकी के होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। एटीपी होता है ना भाई, जैसे एक एटीपी भी एक टूर्नामेंट होता है इनका, लॉन टेनिस वाला, उसमें देखना तुम कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इतनी डीप में जाना नहीं हमको, क्या, हमको बस जो क्वेश्चन हमारे आ सकता है ना वो ऐसी तैयारी करनी है। अब यार ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में T20 श्रृंखला थी, ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत होते हैं टूर्नामेंट, बहुत सारी T20 श्रृंखलाएं ओडीआई होती रहती हैं, इन पे इतना फोकस नहीं करना। खेल और देखना भी नहीं है अभी जितना यार। तुम क्रिकेट देखो तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ही देखा करो, शौकीन भी हो ना। थोड़ा समय चला जाता है यार, मैं भी क्या अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ क्रिकेट देखने से। और लेकिन और ओडीआई और T20 मेरे को इतना मजा नहीं आता। टेस्ट मैच में नहीं छोड़ता इंडिया का, चाहे पूरे दिन भर की हाईलाइट देखूं तेज करके 1.25 पे, लेकिन देखता जरूर हूँ, है ना। टेस्ट का मुझसे पूछ सकते हो तुम कुछ भी, कौन बढ़िया खिलाड़ी है, कैसे क्या है, सारी रणनीति सब मैं और रॉय सर बढ़िया से डिस्कस करते हैं क्रिकेट को, बहुत अच्छे लेवल पर। और बहुत अच्छे हम खुद ही सेलेक्टर बन जाते हैं, इसको टीम में लेना है, इसको नहीं लेना। तो क्या इमोशनल है हम उसके, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ज्यादा मत देखा करो यार, टाइम वेस्टिंग है ये। सब्सक्रिप्शन हो गया, खत्म हो गया? नहीं है। एशिया कप का यार पढ़ लेना, ये एशिया कप का इंपॉर्टेंट है। देखो, एशिया कप होना कहाँ था? होना था श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका में क्या चल रही है? आर्थिक और राजनीतिक आपातकालीन संकट चल रहा है। संकट चल रहा है, कैसा कैसा दोनों, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। अब ये आर्थिक के चलते राजनीतिक हुआ है या राजनीतिक के चलते आर्थिक हुआ है, ये तो यार देखो चर्चा का विषय है। लेकिन ये दोनों है और दोनों इंटरट्विंड है। आर्थिक हुआ तो राजनीतिक हो गया, राजनीतिक हुआ तो आर्थिक हो गया। तो इसको श्रीलंका में नहीं होना था तो कहां ले गए? एक न्यूट्रल वेन्यू पे ले गए। न्यूट्रल वेन्यू हमेशा कौन सा है? दुबई, यूएई। अब देखो बताता हूं, तुम कंफ्यूज मत हो ना, कभी कभी लोगों को लगता है दुबई और यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? समझ गए? अब देखो तुम्हें क्या बताता हूं, ये क्या है यूएई, मैंने अभी तुमको एक दिन थोड़े दिन पहले भी समझाया था कि देखो यूएई, ऐसे ही क्या है यूएस, और ऐसे ही क्या है यूके। ये जो ये यू है ना, इससे तुम क्या समझ में आता है तुमको, कि कुछ लोग हैं जो मिलके एक जगह आए हैं, कुछ राज्य थे वो मिलके क्या है एक जगह आए हैं, ठीक है। कौन इसमें कितने, यूएस में कितने हैं?
50। यूके में 4। हमने पढ़ा है ना, अरे भूल गए क्या? इंग्लैंड, ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंग्लैंड, यार ऐसे कंफ्यूज मत करो। इंग्लैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। कितने? 4। समझ गए? अब यूएई में कितने, ये बताओ। अब यार एक से लेकर और गिनती चालू मत कर देना, तुम्हारा खत्म होगा। 7। नहीं, सऊदी अरब यार अलग से नेशन है यार, ऐसे मत करो। जैसे इमोशंस हावी होने लगे तो कंट्रोल। 7 है, जिसमें एक अबू धाबी है ना, एक दुबई है, ऐसे 7 हैं ये, और इन सातों को मिला के उन्होंने क्या बनाया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 7 को क्या बोलते हैं? जैसे ये तो 7 है ना, 7 एमिरेट्स हैं, वो क्या है? एमिरेट्स, अमीरात। ये अमीरात बोलते हैं राज्य को, अमीरात। और इनका राज्य का क्या होता है? राज्यपति, एमिरेट होता है इनका वो। और उन सातों के ऊपर होता है किंग। यूएई का एक कौन होता है? किंग, है ना? हाँ, वो ही चलाता है सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें कहाँ है? अब स्टैटिक हमने देख लिया। अब देखो कि एशिया कप में एशिया की टीमें खेलेंगी, तो ये 6 इंपॉर्टेंट टीम है एशिया की, है ना? हांगकांग, अभी इंडियन गए हांगकांग में और उन्होंने बोला यार अब तो क्रिकेट खेलेंगे यार, बहुत खेल ली तुम फुटबॉल वुटबॉल, अब क्रिकेट की टीम बनाएंगे अपन। और तुम्हें पता होगा हांगकांग में ज्यादातर कौन है? इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेश। इन्होंने जाके वहां पे क्रिकेट चालू कर दिया, है ना? यहाँ तो इनको नंबर नहीं आ रहा था। तो 6 टीमें खेली। कहाँ होना था? श्रीलंका में, लेकिन हुआ कहाँ? दुबई में। और उपविजेता कौन रहा? ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका ने हराया था पाकिस्तान को। इस अगर ऐसे जब इतने बड़े टूर्नामेंट्स की बात आती है ना, तब जनरली है ना ये उपविजेता पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? हाल ही में हुए एशिया कप में श्रीलंका ने किस कंट्री को हरा के एशिया कप जीता? ऐसे क्वेश्चन देखे तुमने? हाल ही में हुए, हाल ही को भी 1 साल हो जाता है और उससे हाल ही में हुए। अरे भाई कितने तो टूर्नामेंट करा लेते हो। हाँ, तो कौन जीता? उपविजेता कौन था? तो तुम्हें खुद को दिमाग में जाएगा, जब उपविजेता तुम याद करोगे ना, तो तुम्हें खुद को आएगा यार विजेता कौन था? श्रीलंका। अपने को पता है हसरंगा ने विकेट ले लिए थे। मैच देखा था क्या तुमने? अरे यार ऐसे मैच मत छोड़ा करो यार। मैं मैं बोल रहा हूँ देखो मत, लेकिन फाइनल्स देख लिया करो, ठीक है ना? प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? भानु का राजपक्षा। और ये जो था ना प्लेयर ऑफ द सीरीज, वानिंदु हसरंगा। भाई ये इस बंदे ने श्रीलंका को जिताया मेरी नजर में तो। बॉलिंग करने आया तो विकेट ले लिए, बैटिंग करने आया तो धड़ाधड़ मार दिया। मतलब इसने आप देखा ना, तो आप सबको पेला इसने और सबके विकेट लिए। ये गुगली डाल दे, वो समझ में नहीं है। इंडियंस को समझ में नहीं है इसकी बॉलिंग, इसको समझ में नहीं है। और इनका एक है ना, अब ये ना टूर्नामेंट है ना जो एशिया कप था, पहले ये ओडीआई का था। किसका था? ओडीआई का। वनडे 50 ओवर का गेम होता है, पूरे दिन भर तुम्हारा भाई बैठा रहता होगा टीवी के सामने, वो वाला। ठीक है ना? तुम्हें रिमोट नहीं देता, वो वाला था ये। लेकिन फिर उनको पता लगा यार ऐसे तो बहनें परेशान हो रही हैं, हम ऐसे इतने ओडीआई करा रहे हैं, बहनें परेशान हो रही, मम्मियां परेशान हो रही, वो अपने साउस बहू वाले सीरियल नहीं देख पा रही। तो इन्होंने क्या किया, 2016 में बोल दिया कि यार हमें ना हर अल्टरनेट टाइम एशिया जब कप होगा ना, एक बार T20 फॉर्मेट में कराएंगे और एक बार ओडीआई फॉर्मेट में। समझ में आ गया? तो पहली बार 2016 में हुआ, फिर अब की बार हुआ है दूसरी बार। ठीक है, एक बार कोविड खा गया इसको। ठीक है ना? भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार ये खिताब जीता है, यही सोच के खुश हो जाते हैं हम। ठीक है, अभी तो हमारी टीम ऐसी चल रही है, जिसको खिलाना होता है उसको खिलाते नहीं है। मैं बताऊंगा लेकिन किसको खिलाना है, बताऊंगा ना। हाँ, संजू सैमसन। यार कौन बोला ये? अरे ये अपन बात करेंगे क्रिकेट के बारे में ना अलग से। ठीक है, अब देखो ये कुछ नहीं, चर्चित खिलाड़ियों के नाम है। इन्होंने एरन फिंच थे, जो अंदर आती हुई गेंद पर एलपीडब्ल्यू होते हैं बहुत ज्यादा, देखा होगा तुमने। इनकी कमजोरी है इन स्विंग। ठीक है ना? इन्होंने भी संन्यास ले लिया क्योंकि अब बॉलर्स को बहुत ज्यादा इन स्विंग आ गई और पता लग गया सबको कि ये इन स्विंग पे आउट होता है। झूलन गोस्वामी को हम सब जानते हैं, इनका नाम याद रखना। एक्चुअली अब जो है ना एसएससी का जो फोकस हो रहा है ना, वो महिला खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई भी गेम हो उसमें तुमको महिला खिलाड़ियों के बारे में हमेशा पढ़ना है। न्यूज़पेपर में जिस भी महिला खिलाड़ी के बारे में आ जाए, अभी है ना शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन लिया था, उसमें झूलन गोस्वामी आंसर था, लेकिन उसमें ना विकेट्स की बात थी कि हाँ इसने सबसे ज्यादा विकेट टेकर है ये, झूलन गोस्वामी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी फीमेल। हाँ, तो अब देखो इतनी इंपॉर्टेंट है ये। आप क्रिकेट में समझो, अब क्रिकेट लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं। ठीक है ना? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, ठीक है ना? तो इतने
और ये वो शेफाली वर्मा, ठीक है ना। तो ये यार इनका नाम देखो, अगर तुम मेल का एक बार याद भी मत करना, मुझे लग रहा है कि अब फीमेल पे है ना क्वेश्चन पूछती है वो, है। मिताली राज, उन्होंने भी संन्यास ले लिया ना। अभी वो आई थी ना मिताली राज, अभी जो अपने कमेंट्री करने आई थी ना। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये ना, ये 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रणव आनंद। क्वेश्चन ये आएगा 75वां 76वां। अभी 75 थोड़े दिनों पहले बने थे, अब 76 बन गए, ये याद रखना। ये 76 है ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज ऐसा करेगा, वैसे शतरंज को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता नहीं है एसएससी, लेकिन इसमें क्या हुआ था ना, अभी चेस ओलंपियाड हुआ था, वो कहाँ हुआ था ये बताओ तुम। चेन्नई। कहाँ हुआ था? जिसमें चेन्नई के पुल को चेस बना दिया था, चेस के जैसे जितने वो होते हैं ना ब्लैक और व्हाइट, वैसे रंगा था उसको पूरा चेन्नई। चेस वाले मतलब किसी ने कहाँ चेस बनाया, किसी ने कहाँ, किसी ने अपने घर पे को चेस बना दिया, ठीक है ना, थीम लगा दी। तो कहाँ बना था चेस ओलंपियाड, कहाँ हुआ था अभी? चेन्नई में। यार है ना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सैफ चैंपियनशिप है, कौन सी चैंपियनशिप है? सैफ, वो किससे रिलेटेड है, बस ये मेरे को इसमें तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि सैफ किससे है। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल से। बस कौन जीता, कहाँ हुआ, ऐसे याद करने जाओगे तो 100 से ज्यादा टूर्नामेंट है। क्या है? 100 से ज्यादा टूर्नामेंट हो रहे हैं सबके मिला के, तो ये याद रखना, हमको याद रखना कि सैफ चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम सोचो, मोटे मोटे नेशनल लेवल का एक या स्टेट लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें ये ऐसी चीजें पूछते हैं जो नेशनल न्यूज हो या स्टेट न्यूज हो, है ना। और फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो एकदम शहनाई बजा दी, उससे हमें मतलब नहीं है। वो ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे और वो नहीं करने, उससे सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। तुमको पता है कितने, लगभग कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो जाता है? तुम 70% मार्क्स ले आओगे ना ओवरऑल, तो टॉप पोस्ट मिल जाती है तुमको एसएससी में। 70% ओवरऑल मार्क्स लिया आएगा ना जो इस बार, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार जिसने 50% मार्क्स लिया है ना, सभी में मिला के एवरेज करके, उसकी नौकरी लगेगी। मेरी नजर में 50% मार्क्स जो लिया है ना, लोग अटकेंगे, बताऊं कैसे? किसी को टाइपिंग नहीं आती होगी, उसके सिर्फ टाइपिंग वाली पोस्ट क्वालिफाई हो रही होगी, उसको टाइपिंग नहीं आती होगी। किसी को कंप्यूटर नहीं आता होगा इतना भी कि वो 5 नंबर भी या 7 नंबर भी लिया है, समझ रहे हो। किसी को होगा कि जीके नहीं कर पाएगा, कि वो सेक्शन क्लियर कर जाए, जीके और इंग्लिश मिला के, ठीक है ना। किसी की रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने के बाद में 30 क्वेश्चन कितने करने के बाद में रीजनिंग भी कर लेगा, और उस टाइम पीरियड में ही कर लेगा। तो तुम्हें क्या करना है, क्या बताया था नियम? लॉ ऑफ एवरेज। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो तुमको नहीं आता होगा, हर सब्जेक्ट का तुमको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके आना है। थर्ड अगर छूट भी जाए तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड नहीं छूटना चाहिए। तुम पेपर के बाद आने के बाद में ये कहते हुए नहीं पाने जाने चाहिए कि यार बस ये क्वेश्चन देख लेता ना मैं तो कर देता इसको। वो अगर कह रहे हो तो तुम समझ लो कि तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया, और फिर भी तुमने ये कहा, तो तुम जयपुर में बैठे होने चाहिए थे और चले जाओगे चेन्नई। और जब जब तुम ट्रेन पकड़ के चेन्नई या फ्लाइट पकड़ के चेन्नई जाओगे ना, तब याद रखोगे यार उस दिन अगर मैं वो क्वेश्चन कर देता ना, तो यार बस मेरे 2 नंबर ज्यादा होते और मैं जयपुर में बैठा होता। ये बहुत बड़ा रिग्रेट है, जीवन भर रहेगा। ये याद रखना तुम, 2-2 नंबर से तुम ऐसे जाओगे नॉर्थ से साउथ, और बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या करना है, स्ट्रेटेजी अपना बेस्ट करके आना है। तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मैं कर देख लेता ना तो भी कर देता। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो नहीं आता है उस पर मत लगाओ दिमाग, जो आता है वो नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी सूरत हालत में। जो पेपर में तुम सारे क्वेश्चन पढ़ो, जो तुम्हें आते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। आसान क्वेश्चन पे यूं नहीं कि एकदम से टूट पड़ो, तसल्ली से पढ़ो उसको। कभी हम आसान क्वेश्चन में ही गलती करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक। क्या बोलते हैं? और बोल के निकल लेते हैं, अरे यार मेरे से सिली मिस्टेक बहुत होती है। अरे भाई उसका उपाय है, तसल्ली, आसानी से कंट्रोल। इमोशंस हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कंट्रोल शेट्टी पे तुम करके देखना, तुमको हंसी भी आएगी, दिमाग भी कूल हो जाएगा और तुम कंट्रोल कर पाओगे। यार देखो, प्रीलिम्स में तो कुछ अलग अलग टाइम नहीं है, मेंस में है। मेंस में है अलग अलग टाइम है हर सेक्शन का, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का अलग अलग नहीं है शायद।
हाँ कॉमन है शायद, ये अलग अलग है। देखो मैंने इतने अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर तुम्हारी ये क्वेरी है तो मैं कर दूंगा मेंस प्रीलिम्स के बाद में क्वेरी को सॉल्व। अभी प्रीलिम्स में कुछ नहीं है, प्रीलिम्स में पूरा पेपर खुला हुआ है, अपने टाइमिंग से करो। जो सेक्शन अच्छा हो उसको पहले उठाना, जो सेक्शन तुम्हें सबसे टफ लगता हो उसको करना। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, जीके में 10 मिनट से ज्यादा मत देना। चाहे कितनी अच्छी आती हो, 10 मिनट में जीके के 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। उससे ज्यादा मत देना, मेरे हिसाब से तो 5 मिनट में होते हैं। लेकिन 10 मिनट में तुम जैसे लोगों को दे रहा हूँ जो थोड़ी इमोशनल हो ना, क्योंकि मैथ्स नहीं होती 25 मिनट में 25 क्वेश्चन। मैथ्स में लगते हैं करीबन 30 से 32 मिनट, अगर तुम 23 24 क्वेश्चन भी करोगे तो भी। क्योंकि तुम थर्ड पे भी तो करोगे यार, ये थर्ड वाला भी तो जाओगे तुम। ठीक है ना, ये 2-2 मिनट लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यार ये ना पेरिस ओलंपिक पता है तुम्हें? अब की बार ओलंपिक कहाँ हुआ था इससे पहले वाला? टोक्यो हुआ था। अब कहाँ होगा? उसके बाद वाला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस। क्वेश्चन यहां तक जा सकता है। हाँ 32 तक फिक्स, लेकिन 27 27 28 में हो रहा है ना। वो कहाँ हो रहा है? लॉस एंजलिस में। और तुम्हें पता है ना, ये टोक्यो ओलंपिक तो कोविड के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता था इंडिया की तरफ से? नीरज चोपड़ा ने। ये डेट आ सकती है उसमें। इकलौता था स्वर्ण पदक, क्या था? तो उसमें क्या आएगी, वो डेट तक पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, मोदी जी ने उसका जिक्र किया था उस डेट का। हाँ, भाला दिवस। ये पता नहीं है मेरे को, पीछे देखो। अब देखो तुमको, अब मैं समझ, तुमको समझ में आ रहा है कि ग्रुप की वैल्यू क्या होती है। अगर मानो ये इंडिविजुअल तुम्हारे ग्रुप में रहे, तो ये बोल ही देगा इतनी बातें। तो ऐसे ग्रुप पकड़ो, तुम ग्रुप बनाओ। मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें ग्रुप बनाओ, जितना जल्दी बनाओगे ना उतना ज्यादा फायदा है बातचीत में। यहाँ से चाय पे चलते चलते बात कर लो, यार कुछ पढ़ा के तूने आज, कहना है यार क्या पढ़ा, समझ रहे हो ना। लेकिन मिलो भाई, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें, ये तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। पहले तुम देखा कर, पहले लोग है ना ग्रुप बहुत बनाते थे, है ना। अब लोगों में एक अलग सा ईगो आ गया है यार। मैं देखता हूँ यार, मतलब ऐसे लोग है ना ढंग से बात नहीं करते, दोस्त नहीं बनाते। बनाते हैं तो जल्दी से लड़ लेते हैं, ऐसे नहीं यार, दोस्त तो लड़ते हैं। पढ़ो साथ में, अच्छे से नौकरी रख के निकलो। कोई किसी का कुछ नहीं ले जा सकता, और ज्ञान तो जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। क्या? हाँ 87 कुछ ऐसे है ना। 87.58, हाँ। इतना तो पता होना चाहिए यार। स्वर्ण पदक वाले के बारे में सब कुछ पता करना है। जल्दी में तो नहीं हो ना? कोई भी नहीं है ना जल्दी में? मैं थोड़ा सा 2:30 बजे तक पढ़ा दूं, कोई है? खाना तो इससे पेट भरा दूंगा मैं 5 मिनट में, है ना। ठीक है ना। ये है ना, इसका क्वेश्चन क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 का पेरिस में हो रहा है, फ्रांस में। और 2028 का लॉस एंजलिस, कहाँ? यूएसए। क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें क्या है ना, कि इस बंदे को, इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे नहीं चले जाते हो कि मेरा मन है मैं तो ओलंपिक खेलने जाऊंगा, मैं जिद में बैठ जाऊं कि मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छा आता है या मेरे को निशानेबाजी आती है, मैं तो ओलंपिक खेलने जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। क्या करना पड़ता है? उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। इंडिया का सबसे पहले कोटा किसको हासिल हो गया? मेहंदी रता। क्या है, किसके हैं ये? अब ये क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि किसको पहली बार कोटा हासिल हुआ। अगर इस बंदे पे क्वेश्चन पूछना होगा तो ये पूछेगा कि इस खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंध है। समझ रहे हो तुम? खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंध है, ये लगभग सभी खिलाड़ियों को पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है। कुछ मैं पूछूं किसी का नाम? बजरंग। और अरे यार वो अपने, वो किसने सबसे पहली बार अब पुरस्कार किसको मिला था? अवनी लखेरा सब जानते हैं तुम, वो नहीं पूछूंगा। मीरा बाई चानू किससे है? भारोत्तोलक। ऐसे पता होना चाहिए तुम्हें, 64 केजी कैटेगरी में। ठीक है। तो तुमको ऐसे पता होना चाहिए कौन से खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंध है। ठीक है। और बताओ, एक अपने या राजस्थान के दो लोग हैं निशानेबाजी में। एक कुछ भाकर भाकर कच के है ना, मनु भाकर, है ना, निशानेबाजी में। ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना तुम बस। अब हो गया बस। 5 मिनट दे दो बस, 5 मिनट में कंप्लीट करा रहा हूँ। किसी का पेपर है क्या कल? एसएससी का पेपर तो नहीं किसी का कल? नहीं आया ना। अब किसका नेक्स्ट पेपर कब है? किसी का सीजीएल का प्रीलिम्स है। 7 से संडे आएगा ना। संडे को बता दूंगा तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ना। हाँ, अच्छा डायमंड लीग चैंपियनशिप, क्या क्या आया था इस क्वेश्चन में?
नीरज चोपड़ा का ही आएगा। इकलौता जो मिला है इसको भाई, क्या मिला है इसको? रजत पदक। क्या मिला है? सिल्वर। किसी को कुछ नहीं मिला इसमें, सब घर पे खाली आता है। कौन लेके आया? सिर्फ नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये तुमको याद हो जाएगा कि डायमंड लीग चैंपियनशिप हुई थी ये कहाँ? यार ये मेरे को भी नहीं पता। डेनमार्क। कल एक बार गूगल, कोई गूगल बाबा बनाओ यार किसी को। कौन बनेगा गूगल बाबा? हाँ इसको बना दो। जब भी गूगल करने की बात आए इनको बताना, ठीक है ना? तो यार ये बताना डायमंड लीग, और एक बार सबको बता जाना फिर। और अपन को वो भी नाम बता याद रखना है, रणजीत सिंह दसाले। दसाले नाम है उनका। उनको मिला था विश्व शिक्षक पुरस्कार 2020। ठीक है, और उसमें राशि पता करना है तुम। राशि पता रखना उसमें, विश्व उसमें कुछ 1 मिलियन ऐसे कुछ मिले थे उनको, और उन्होंने डोनेट कर दिए थे। ठीक है, विश्व ये जो ना विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी ये अमेरिका में। और अब देखो है ना, जो इनको मिला है ना रजत पदक, वो इसमें मिला है। ये रहा। अब ये देखना डायमंड लीग चैंपियनशिप क्या है, यही है या अलग है? ठीक है ना, एक बार कंफर्म कर लेंगे अपन। अब हो गया इसमें कितने बच्चे हैं देखना है इसमें। स्पोर्ट्स वाले में स्पोर्ट्स खत्म करा देते हैं। अभी तो स्पोर्ट्स में नहीं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में इसके बाद तो और भी कुछ है देखना, नीचे करना। हाँ बस एक ही है, बस स्पोर्ट्स खत्म। ठीक है। हाँ एक है ना, जूनियर तैराकी चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है ना, इसमें अपेक्षा फर्नांडिस ने जीता था ये। ठीक है, फाइनल में पहुंचने वाली थी, जीती थी ये। देवेंद्र फर्नांडिस है, जीती नहीं थी ये। यार हल्ला तो बहुत हुआ था इसका सोशल मीडिया पे। हुई थी क्या इसका? हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत हल्ला हुआ, तो मुझे लगा जीत गई होगी। अच्छा यार, ये है ना, ये जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में ना इंडिया है ना, अब तुम्हें पता है इंडिया एक स्कीम चला रहा है, वो ओलंपिक पोडियम कुछ करके, पता है? टॉप्स। क्या है फुल फॉर्म इसकी? टारगेटिंग ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स इस। हाँ, ये स्कीम चला रहा है वो टॉप्स। ये लास्ट बता रहा हूँ तुमको बस, है ना, इसको देख के ध्यान रखना इसका। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? हाँ खेल मंत्रालय। खेल मंत्री कौन है ये बता दो। अनुराग सिंह ठाकुर। ये दो तीन चीजें याद रखनी है, टॉप्स स्कीम है। ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको है ना, जब अगली बार ओलंपिक हो तो हम ज्यादा से ज्यादा गोल वहां पर कर सकें, और हम ज्यादा से ज्यादा पदक ला सकें। गोल करना मतलब अचीव करना कुछ भी। तो कौन कौन से खेल को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं ये बताऊं तुम्हें? हॉकी सबसे ज्यादा। अब जो टीम का, जो कंट्री का जो फोकस है ना, ये चाहती है कि निकल के कंफर्म है। कॉमनवेल्थ से निकला है यार, ओलंपिक से तो नहीं निकला है। नहीं ओलंपिक से तो नहीं निकला, नहीं। बात तो सब जगह से चल रही, क्योंकि इसमें थोड़ा इंडिया का, थोड़ा इंडिया का और ये कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज है ना, ये जो इंडिया से, और जैसे मतलब मॉमडन कंट्री और इंडियन कंट्रीज, इन इंडियन जो है ना, सब कॉन्टिनेंट का, सेंट्रल एशियन का थोड़ा ज्यादा रहता है। यूरोपियंस इसमें कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से हो गया है यहाँ तक का। अब कल अपन इसको फिनिश कर देंगे, और बाकी का आगे का करेंगे ना। और संडे को मेरे को याद दिला देना, मैं तुमको बता दूंगा ना।